Hello everyone, this is Anubhav Jain and welcome you all in the Smart e-learning classes. Today we are continuing the lecture third of the Mauryan Empire. As usual, first of all, we will summarize our today's topic that are Ashoka's committees, Mauryan art, and the last one of this chapter will be the decline of Mauryan Empire. So our first topic is Ashoka's committee. अशोका फॉर्म द कमेटी टू एडमिनिस्टर्स कैपिटल सेपरेटली। उन्होंने कैपिटल्स बना रखे थे अलग अलग जगहों पर, अपनी अपनी अलग अलग प्रोविंसेस की। तो वहाँ पर उन्होंने उनको मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई। एंड दिस कमेटी वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिपार्टमेंट्स एंड देवर उन्होंने कि उनकी जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी आगे चल के 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। वो कमेटी थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेनर्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। जो भी उस जगह पर पैदा होता था या मरता था तो उनका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो व्यापार करते थे उनकी डिटेल, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग कमेटी, जो फॉरेनर्स वहाँ पर विजिट के लिए आते थे उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, एंड गुड्स जो बनते थे उनका इंस्पेक्शन करना, और कुछ अदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस बनाए गए थे जिसमें आर्मी थी, स्पाई सिस्टम, टैक्सेशन, ट्रेड एंड सोसाइटी एंड ऑक्यूपेशन. ओके, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल. First of all is army. The Mauryas maintained a huge army and is consisted of infantry, cavalry and elephants और chariots. देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर रखा था. उसमें एक तो पैदल चलने वाली सेना जो तलवार से वार करती थी या बॉज एंड एरो का यूज़ करते थे. दूसरे थे कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट, यानी कि घोड़े वाली अलग थे, रथ वाली अलग सेना थी और हाथियों की सेना अलग थी. There were a number of boats which looked after every wing of the army. उनके पास देखिए किसी भी बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स माने जाते हैं जो उसको पूरी कंपनी को अलग अलग पार्ट्स को मैनेज करते हैं. उसी तरह उस समय भी आर्मी के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग हेड बनाए गए थे और जो इन सब का हेड होता था उसको बोला करते थे सेनापति. नेक्स्ट इज द स्पाई सिस्टम. द मौर्याज मेंटेन्ड an efficient spy system and they kept the king informed about the happenings in the kingdoms. जो मौर्यास थे, मौर्यन किंग्स थे, उन्होंने एक जासूसी प्रणाली बना रखी थी. उस प्रणाली का, उस सिस्टम का काम क्या होता था, राजा को ये बताना कि आखिर उनके राज्य में क्या चल रहा है. द वुमन ऑल्सो अपॉइंटेड एज द स्पाइस. जासूस के रूप में महिलाओं को भी अपॉइंट किया जाता था. नेक्स्ट इज टैक्सेशन. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. देखिए, ज़मीन पर जो खेती बाड़ी होती थी वो उनके लिए बहुत ही मेन सोर्स था इनकम का. यूजुअली अगर हम बात करें तो 1/4 या 1/6 यानी कि 1/4 या 1/6 हिस्सा पूरे प्रोडक्शन का, पूरी खेती का एज अ रेवेन्यू लिया जाता था. अदर सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन वर फॉरेस्ट, माइंस, कस्टम्स, ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड वाटर. एंड दिस मनी वॉज यूज्ड टू पे सैलरीज, मेंटेन एन आर्मी एंड फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. एज अ टैक्स उनसे लिया जाता था. तो ये मौर्यंस के एम्पायर की इनकम हुआ करती थी और इस इनकम का यूज़ जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, जो सेनापति वगैरह हुआ करते थे, उनकी सैलरीज देने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए और समाज के कल्याण के लिए यूज़ होता था. नेक्स्ट वन इज ट्रेड. ट्रेड बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज फ्लरिश्ड. इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद श्रीलंका, इजिप्ट एंड ग्रीस. जो ट्रेड था वो इनलैंड और ओवरसीज दोनों तरफ, दोनों ही जगह, मतलब हमारे कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों जगह हुआ ट्रेड है. जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप थी वो श्रीलंका, इजिप्ट एंड ग्रीस के साथ थी. अब बात आती है कि व्हाट वर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स इन इंडिया फॉर द ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे हमारे इंडिया में वो थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैनी. तो इन 3.3 सिटीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे हमारे मौर्यन एम्पायर के. नेक्स्ट वन इज सोसाइटी. मेगास्थनीज हैज डिस्क्राइब्ड पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र को उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज अ कैपिटल ऑफ मौर्याज, एज अ ब्यूटीफुल सिटी. उन्होंने ये कहा है पाटलिपुत्र बहुत ही सुंदर जगह है, थी उस समय की. द किंग लिव्ड इन अ मैग्निफिसेंट पैलेस बिल्ट ऑफ स्टोन. पत्थरों से बने हुए महल में राजा रहा करता था. द कास्ट सिस्टम वाज प्रेलेनेंट, यानी कि जो कास्ट सिस्टम थी जिसको जाति प्रथा बोलते हैं वो प्रधान थी उस समय.
अर्थशास्त्र हाउएवर मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी। अर्थशास्त्र में भी क्या कहते हैं जो स्लेवरीज थे, जो गुलाम थे, उनका वर्णन किया गया है। बट द स्लेव्स वर लुक्ड आफ्टर वेल, लेकिन जो गुलाम थे, जो नौकर चाकर थे उनको ऐसा नहीं कि प्रताड़ित किया जाता, उनको अच्छी तरीके से उनको देखा जाता था। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वाज एग्रीकल्चर एंड फैसिलिटीज सच एज इरिगेशन वर प्रोवाइडेड टू देम। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उस समय ना फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ना कार हुआ करती थी, इस तरीके की कोई भी वर्क उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता था वो होता था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, जिसको किसी भी कल्टीवेशन के लिए, किसी भी क्रॉप की सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। तो इरिगेशन की फैसिलिटी भी उनको दी गई थी। फार्मर्स वर इनकरेज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। फार्मर्स को ये मोटिवेट किया गया था, इनकरेज किया गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर क्या कहते हैं खेती बाड़ी करेंगे। कुछ अदर ऑक्यूपेशंस थे, वो थे माइनिंग, कारपेंट्री, फॉरेस्ट्री, मैसनरी एंड पॉटरी। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज द मौर्यन आर्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इसी से हमें उस समय के मौर्यन आर्ट के बारे में पता चलता है कि आखिर कैसी रही होगी। द मौर्याज आर्ट रोज टू इट्स पीक ड्यूरिंग अशोकाज रूल। अशोका के रूल के टाइम पर मौर्यन आर्ट अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ही बिल्ट मैनी स्तपाज एंड पिलर्स। उन्होंने बहुत सारे स्तपा और पिलर्स बनाए। एंड द स्तपा एट सांची वॉज वेरी फेमस। जो सांची का स्तपा है वो बहुत ही फेमस है। पिलर्स वर ब्यूटीफुली पॉलिश्ड ऑलमोस्ट लाइक मिरर एंड अशोका's edicts were inscribed on rocks and pillars। पिलर्स को बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया, इस तरह से जैसे कि वो एक शीशा या कांच हो। और जो अशोका के आज्ञा पत्र थे, जिसको हम एडिक्ट्स, मैंने आप लोगों को बताया था पहले, जो एडिक्ट्स होते हैं उनको आज्ञा पत्र कहते हैं, उनको रॉक्स और पिलर्स पर इंग्राइब करवा दिया गया। इंग्राइब मीन्स होता है गुदवाना। अ स्तपा इज अ डॉम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। स्तपा एक गुम्बद नुमा, डॉम लाइक मीन्स होता है गुम्बद नुमा स्ट्रक्चर है, जो पत्थरों और ईंटों का बना होता है। इट वॉज मेड टू ऑनर अ सेक्रेड स्पॉट और टू प्रिजर्व द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। ये बुद्ध भगवान के जो अवशेष थे उनको संरक्षित करने के लिए और कुछ मुख्य चीज़ों को स्पॉट करने के लिए वहाँ पर उनके सम्मान में बनाया गया था। द सांची स्तपा बिल्ट बाई अशोका इज़ वेरी इंप्रेसिव। जो सांची स्तपा अशोका के द्वारा बनाया गया था वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बनाया गया था। द मोस्ट फेमस पिलर इन द सारनाथ इज द सारनाथ पिलर इरेक्टेड एट द डियर पार्क। सारनाथ में बना हुआ जो अशोका पिलर है वो सबसे फेमस पिलर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके ऊपर द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ पिलर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। एक ही पत्थर पर शेर, मतलब लॉयन कैपिटल बनाया गया। जैसे कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है जिसमें 4 शेर बने हुए हैं एक के पीछे एक, उसको कहते हैं लॉयन कैपिटल। इस लॉयन कैपिटल को क्योंकि वहीं से हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है, तो जो इस समय लॉयन कैपिटल है इज़ नाउ इन द सारनाथ म्यूजियम। स्टेट ऑफ जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ का एक जगह है सारनाथ, वहाँ के म्यूजियम में लॉयन कैपिटल रखा हुआ है। On the upper portion of the capital are the figure of 4 lions standing back to back. Modern India has adopted the lion capital of Sarnath as the national emblem of India। अब आपसे पूछा जाए कि हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है अशोका पिलर एट सारनाथ से। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज द डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए, किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। The Mauryan Empire was lasted for more than 100 years, began to break up after Ashoka's death, and there are many reasons for the breakup of the Mauryan Empire। Mauryan Empire ने देखिए 100 सालों से ज़्यादा उन्होंने राज किया। अशोका के बाद, अशोका की डेथ के बाद जो रूल था उनका बहुत वीक होता चला गया। After Ashoka, the rulers were so weak and they couldn't control the empire efficiently। अशोका की डेथ के बाद उनका रूल बहुत कमज़ोर हो गया, रूलर्स जो थे बहुत कमज़ोर होते चले गए और किसी भी तरीके से वो इस तरीके सक्षम नहीं रहे कि वो अपने पूरे राज्य को शासित कर सकें। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वास्ट एम्पायर द रूलर हैड टू कीप अ लार्ज आर्मी। बड़े राज्य को पूरी तरीके से राज करने के लिए एक बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती है, लेकिन बट द मौर्यंस किंग्स कुड नॉट कलेक्ट
इनफ टैक्स टू मीट इज ग्रोइंग एक्सपेंसेस। लेकिन क्या हुआ, मौर्यंस जो थे वो ज़्यादा टैक्स इतना नहीं ले सके या इतना इनकम नहीं कमा सके कि वो अपने बढ़ते हुए एक्सपेंसेस को पे कर सकें। द एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी क्रिएटेड अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आर्मी पर होने वाले बड़े से काफ़ी एक्सपेंडिचर्स के चक्कर में जो दिक्कत ये बड़ी सबसे बड़ी कि वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो गया, यानी कि पैसे की कमी वहाँ पर होने लगी। ड्यूरिंग अशोका's रूल द आर्मी फेल आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड बिकम इनएफिशिएंट एंड वीक। अशोका रूल के टाइम पर उन्होंने ये कह दिया कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए आर्मी ने अपनी प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। इस वजह से वो कमज़ोर होते चले गए। अशोका's एंटी रिचुअल एंड एंटी सेक्रीफाइस एटीट्यूड रिड्यूस द इनकम ऑफ ब्राह्मणास। द ब्राह्मणिकल रिएक्शन बिगन एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अशोका। अशोका की जो रीति रिवाज मतलब जो कुछ रिवाज हुआ करते थे, रिचुअल्स हुआ करते थे, उनके लिए मना करना और सेक्रीफाइसेस को मना करने की वजह से जो क्या कहते हैं ब्राह्मण्स थे, उनकी इनकम कम हो गई और उस इनकम के कम होने के चक्कर में ब्राह्मण्स ने इकट्ठे होकर ब्राह्मणवाद को शुरू किया, यानी कि ब्राह्मणवादी लोग होने लगे वहाँ पर। ऑपरेसिव रूल इन द प्रोविंसेस वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेक ऑफ मौर्यन एम्पायर। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य अपना अलग बनाने लगे, जैसे कि उन्होंने प्रांत बनाए थे, तो उन प्रांतों के जो मैन हेड बनाए गए थे, उन्होंने क्या किया, अपना अलग राज्य उसको घोषित करने की कोशिश करने लगे और वो राज्य हथियाने लगे। ग्रेजुअली वेरियस प्रोविंसेस ऑफ मौर्यन एम्पायर बेगन टू ब्रेक अवे एंड स्प्लिट इनटू मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कुछ उन्होंने हेड बना रखे थे जो अपने आप में पावरफुल होते चले गए, उन्होंने अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया। दस मगध फेल एन ईजी प्रे टू फॉरेन इन्वेडर्स। और इसी वजह से जब सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया तो जो मगध एम्पायर था वो विदेशी आक्रमणकारियों के कवर में आने लगा। और एट लास्ट फाइनली इन 185 BC द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ was killed by his own commander-in-chief Pushyamitra Sangha, who started the Sangha dynasty in Magadha. In the year 185 BC में जो लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ मौर्य, उनको उन्हीं के सेनापति जिनका नाम था पुष्यमित्र संगा, तो पुष्यमित्र संगा ने उनको मार दिया था। उसके बाद उन्होंने संगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी मगध में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। Thanks for watching. Have a good day to all, and don't forget to like, share and subscribe this video and this channel. Have a good day.